हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का यहां पर कवर हो जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के बढ़िया से नोट्स चाहिए तो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हमें एक बार रिवाइज करना होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, जो आपने चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा था। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? जैसे यहां पर हमारे पास एक लूप है और इस लूप में से कुछ करंट पास हो रहा है आई, और इस लूप के सरकमफ्रेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर कितनी है? बी। तो इस लूप का एक छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, डीएल। तो बी डॉट डीएल जो होता है वो म्यू नॉट इंटू आई होता है और इसकी हेल्प से आप बी निकाल सकते हो। तो ये डिटेल हमने वहां पे पढ़ी थी, ठीक। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखो जहां से हमको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। मैक्सवेल ने पॉइंट आउट किया कि ये लॉ इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है, जरा ध्यान से देखो। यहां पे हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, और ये कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है किसी भी सोर्स से, और इन वायर्स में एक करंट फ्लो कर रहा है टाइम पे जो डिपेंड कर रहा है, यानी चेंजिंग करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो नहीं कर रहा है, चेंज हो रहा है करंट, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप मान लो एक पॉइंट है कैपेसिटर की प्लेट से ठीक पहले, यहां पर एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब पी पॉइंट से पास होता हुआ आपने एक लूप कंसीडर किया। अब इस लूप के थ्रू ये वायर पास हो रही है। तो अगर आप पी पॉइंट के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। पी पॉइंट से ये जो लूप पास हो रहा है इसको हमने नाम दिया है C1, इसलिए यहां पे लिखा है इंटीग्रल C1 बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अच्छा, अब आप P के जस्ट बगल में बहुत पास एक पॉइंट Q ले लो, बहुत पास एक पॉइंट ले लो Q, लेकिन वो कैपेसिटर की प्लेट के इस तरफ लेना, ठीक। अगर Q पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो मैं Q के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूंगा। यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए मैंने Q से पास होता हुआ एक लूप ले लिया। अब उस लूप को नाम हमने दे दिया C2। लेकिन जब C2 के लिए हम अप्लाई करेंगे B डॉट डीएल तो इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0? बिकॉज इस लूप के थ्रू तो कोई करंट पास हो ही नहीं रहा। तो यहां पे तो आपको एक नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। कहां पे? पॉइंट P पे। लेकिन पॉइंट Q जो P के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल साथ में है, वहां पर अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हो तो आपको B की वैल्यू मिलेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 0। बट ये दोनों पॉइंट्स इतने पास पास हैं, इतने पास पास हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BP शुड बी इक्वल टू BQ। और हम सिर्फ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली भी यहां पे और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर आ रही है। अब Q पे मैग्नेटिक फील्ड तो आनी नहीं चाहिए अगर एम्पियर सर्किटल लॉ ठीक है, क्योंकि Q से जो लूप पास हो रहा है उसके थ्रू तो कोई करंट पास ही नहीं हो रहा है ना। तो लूप C2 के लिए देयर शुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बट एक्सपेरिमेंटली Q पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो BP और BQ बराबर है। अब ये कैसे हो गया? अब इस चीज को एम्पियर सर्किटल लॉ तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा। तो मैक्सवेल ने कहा भाई गड़बड़ है एम्पियर सर्किटल लॉ में, कहीं पे अप्लाई हो रहा है कहीं पे नहीं अप्लाई हो रहा। तो उसने बोला कि एम्पियर सर्किटल लॉ इनकम्प्लीट है, तो मैं कंप्लीट करूंगा उसको। मैं नहीं, मैक्सवेल ने बोला कि वो कंप्लीट करेगा। तो उसने कैसे कंप्लीट करा? उसने कहा यार यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है जबकि यहां पे करंट तो है नहीं, तो चक्कर क्या है? उसने बोला कि काफी कुछ बोला मैक्सवेल ने। उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन वजहों से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक तो चार्ज की वजह से, है ना। एक चार्ज के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें एक और सोर्स पता लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, और वो सोर्स था चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स।
है ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हमको पता चला। तो अपने को दो पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सोर्सेज होते हैं, एक तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी डी फाई बी बाय डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो सोर्सेज हैं। मैग्नेटिक फील्ड का तो अपने को अभी तक एक ही सोर्स पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो मूविंग चार्जेस यानी करंट की वजह से होती है। तो अगर इससे मिलती जुलती एक चीज यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, तो इससे मिलती जुलती भी यहां पर एक चीज होनी चाहिए। तो मैक्सवेल कहता है कि क्योंकि नेचर में सिमिट्री है, तो अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकती है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकती होगी, क्योंकि नेचर में सिमिट्री है। तो उसने बोला कि यहां पर एक टर्म हम ला रहे हैं जिसको अगर हम लॉ में ऐड करें तो ये लॉ कंप्लीट हो जाएगा। उसने उस टर्म को नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो उसने बोला कि ये जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, यानी बी डॉट डी एल, ये म्यू नॉट इंटू आई करके तो कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, पी पे मैग्नेटिक फील्ड दे रहा, क्यू पे नहीं दे रहा। तो उसने कहा इसके साथ एक टर्म ये ऐड कर दो और जो लॉ है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी ई के साथ हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी हमने यहां पे ऐड कर दी, तो ये लॉ कंप्लीट हो गया। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल का भी कंट्रीब्यूशन था इसके अंदर। बट हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, आगे की बात यहां पे बतानी जरूरी थी, क्योंकि अब हम वापस आते हैं कि ये टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, ये टर्म है क्या। मैक्सवेल कहता है कि क्योंकि यहां पे जो करंट आ रहा था वो समय के साथ बदल रहा था, इसका मतलब है कि ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज है वो भी बदल रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बदल रहा है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी समय के साथ बदल रही है। तो अगर आप ये लूप C2 देखो तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, तो उसका कुछ रेट ऑफ चेंज भी होगा। उसका रेट ऑफ चेंज होगा डी फाई ई बाय डी टी। और अगर उसके साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डी फाई ई बाय डी टी के साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी ये जो टर्म बनती है इसकी डायमेंशंस होती हैं करंट वाली। तो ऐसा माना जा सकता है कि इस रीजन में भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से एक करंट है नहीं, ऐसा माना जा सकता है। उसको मैक्सवेल ने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज नॉट एक्चुअली अ करंट, और उसका फॉर्मूला रहा ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। हम अभी प्रूव कर देंगे कि ये एक्चुअली में करंट है। डायमेंशन से आप निकाल के देखना चाहो तो आप इजीली निकाल सकते हो कि इसकी डायमेंशन एम्पियर ही आएगी, यूनिट एम्पियर आएगी, डायमेंशन ए आएगी। तो ये करंट की टर्म है। ये हर उस जगह पर होगा जहां पर कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो समय के साथ बदल रही है। बट दिस इज नॉट अ करंट, बट इसको यहां पर ऐड करने से लॉ कंप्लीट हो जाता है। इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट का। आईडी से हम इस टर्म को डिनोट करेंगे, इसलिए जो वायर में करंट फ्लो करता है हम उसको अब आईसी से डिनोट करेंगे, जिसका मतलब होता है कंडक्शन करंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे आगे कैलकुलेशन है, जरा देखना। अनलाइक द कंडक्शन करंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट्स whenever the electric field and hence the electric flux is changing with time. Thus, the source of magnetic field is not just the conduction current due to flowing charges, but also time varying electric field. Magnetic field का source सिर्फ conduction current नहीं होता, एक time varying electric field भी होती है। ठीक है, hence the total current is the sum of conduction current and displacement current. अब टोटल करंट ये हो गया और एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ये हो गई। अब ये जो हमारा लूप C2 था, है ना, लूप C2 था, उस लूप का एरिया A मान लो। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कैपेसिटर की प्लेट्स के
बिल्कुल पास में, वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है क्यू बाय ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई क्यू बाय ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस ए को इधर ले जाऊं तो ई इंटू ए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो उस लूप के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां पे फाई ई की जगह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रखता हूं तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आके इस एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा डी क्यू बाई डी टी, जो कि होता है आई। इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी क्या होता है, करंट, राइट। तो आपकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है एम्पियर सर्किटल लॉ की, यानी कि ये फॉर्म, अगर पॉइंट पी पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, और अगर आप पॉइंट क्यू पे देखो तो कंडक्शन करंट नहीं है, ठीक। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट भी फाइनली डी क्यू बाई डी टी ही आ रहा है और कंडक्शन करंट भी आपका डी क्यू बाई डी टी आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों करंट्स का मैग्नीट्यूड सेम है। और अगर मैं लूप C1 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं अब, तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस 0 लिखूंगा मैं। और अगर मैं C2 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं तो मैं लिखूंगा B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आईसी को मैं 0 लिख दूंगा, आईसी को 0 लिख दूंगा, प्लस आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी लिख दूंगा। अब इन दोनों से क्लियरली आप देख सकते हो कि बी की जो वैल्यू है वो सेम आएगी, क्योंकि आईसी और आईडी बराबर हैं डी क्यू बाय डी टी, है ना। समझ गए ना भाई, कंडक्शन करंट तो डी क्यू बाई डी टी है, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी आप देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि है ये भी डी क्यू बाई डी टी आ रहा है, ये भी डी क्यू बाई डी टी आ रहा है, क्योंकि फाई ई को आपने डाल दिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये डी क्यू बाई डी टी ही बचेगा। अब यहां पर जाकर जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कंप्लीट हुआ है, इससे पहले तो वो इनकम्प्लीट था। अब ये लॉ मॉडिफाइड फॉर्म के फॉर्म में अगर हम देखें इस लॉ को, तो ये एक्सपेरिमेंटल जो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनके अकॉर्डेंस में अब चल रहा है। अदरवाइज सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ अगर हम लोग लेते तो वो कहीं कहीं पर फेल हो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक। तो मैक्सवेल ने बोला कि भाई एक तो एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई कर लो, दूसरा उसने बोला कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो 4 इक्वेशंस में समराइज हो सकते हैं, और उन इक्वेशंस को बोला जाता है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। वो पहला है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स E डॉट ds इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म B डॉट ds इक्वल टू 0, तीसरा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E डॉट dl यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस d फाई बाई dt, और चौथा है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ दैट इज मैक्सवेल्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जो कि है ये, ठीक। इन चारों को कंबाइन करके क्या बोला जाता है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। मैक्सवेल्स के एक्सपेरिमेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का रिजल्ट मिलता है और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप जानते हो कि स्टेशनरी चार्जेस एंड चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टेशनरी चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड। एक्सेलरेटिंग चार्जेस बच गए, है ना। एक तो आपका चार्ज है रेस्ट पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, एक आपका चार्ज है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, एक आपका चार्ज है जो एक्सेलरेट कर रहा है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या भला है, स्टेशनरी चार्जेस generate only electrostatic field, steady current generate magnetic fields, but these fields do not vary with time. Maxwell's theory reveals that accelerated charges emit electromagnetic waves. क्या है electromagnetic wave, क्या है अभी अच्छे से समझाता हूं। Accelerated charges such as oscillating charges produce oscillating electric field. Accelerated charges जो चार्ज की स्पीड समय के साथ बदल रही हो, वेलोसिटी समय के साथ बदल रही हो, वो एक्सेलरेटेड चार्ज है। सबसे आसान तरीका है चार्ज को एक्सेलरेट करने का, उसे ऑसिलेट करवा दो, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। अगर एक ही डायरेक्शन में आप चार्ज को एक्सेलरेट करवाते रहे तो आपको कितना स्पेस चाहिए, इनफाइनाइट स्पेस चाहिए। अगर आप चाहते हो कि चार्ज इतनी सी जगह पे लगातार एक्सेलरेट होता रहे तो आपको उसे ऑसिलेट करवाना पड़ेगा, और एक बार चार्ज ऑसिलेट जब करने लगता है तो आप सोचो चार्ज ऊपर नीचे जा रहा है तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी
वो भी क्या करने लगेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइनोसॉइडल वे में मूव करने लगेंगी। सोचो, यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ये। अब ये सोचो कि ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। इमेजिन करो, आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके साथ साथ ऊपर नीचे थोड़ी होंगी भाई। एनर्जी को प्रोपेगेट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर इसमें कुछ चेंज आया है, अगर इसके मोशन में कुछ चेंज आया है, तो उस चेंज की कोई स्पीड होगी। यहां तक कि यहां तक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पता है, यहां तक कि इस स्फीयर के अंदर तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उन्हें पता है कि ये भाई साहब ऑसिलेट कर रहे हैं। आगे वाली को तो नहीं पता है, उस तक तो इंपैक्ट पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब ये चार्ज ऐसे नीचे जाएगा तो इतने हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे चली जाएंगी, जबकि वो वाली ऊपर ही रहेंगी। फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लो। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पहुंच जाएगी। इतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपकी बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पहुंच गई, जबकि ये यहीं है, तो एक ऐसा किंक क्रिएट हो जाएगा, है ना, और फिर सब में हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो ये किंक ऊपर जाएगा। तो आप ये सोचो कि समय के साथ अगर आप देखोगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो आप इमेजिन करो कि इन जैसे जैसे ये चार्ज ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, वैसे वैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनमें एक साइनोसॉइडल वेव पैदा हो रही है, यानी ऑसिलेटिंग जो चार्ज है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये चार्ज ऑसिलेट होगा यानी मूव करने लगेगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ प्रोपेगेट करेगी। तो इतना डिटेल में अपन नहीं जाते हैं क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है। आपको मोटा मोटा पॉइंट जो अभी आपको जरूरी है जानना है वो ये है कि ऑसिलेटिंग चार्ज यानी एक्सेलरेटिंग चार्ज, मेनली एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है। एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब क्या है, जिसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल रही हो। सबसे आसान तरीका क्या है चार्ज को एक्सेलरेट करवाने का, उसे ऑसिलेट करवा दो। तो जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जिससे एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, वो फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, वो फिर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो दोनों लूप में एक दूसरे को जनरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आगे बढ़ती हैं। जैसे अभी तक तो आपने देखा कि एक चार्ज यहां खड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड होगी, एक यहां पे वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होगी। लेकिन अगर चार्ज ऑसिलेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करता है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे इमिट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी। अभी आपने देखा ना अपने एग्जांपल में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी अपने एग्जांपल में यहां पे क्या था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसे ऑसिलेट हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर नीचे, और वेव की डायरेक्शन ये है। और मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे करके ऐसे, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर, और वेव जा रही है ऐसे। समझ में आई आपको बात? तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चलती हुई जा रही है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चलती हुई जा रही हैं। और कैसे चलती हुई जा रही हैं, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो वेव ऐसे जा रही सीधा। समझ में आ गई बात? सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चलती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, चलती हुई। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट कर रहा है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर, और वेव ये जा रही है दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना याद रखना है बस आपने। oscillating electric field, oscillating electric field generate oscillating magnetic field, creating a continuous cycle. The resulting oscillating electric and magnetic field regenerate each other, forming electromagnetic wave. The frequency of electromagnetic wave matches with the frequency of charge oscillation. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है सेम वही फ्रीक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। 9th क्लास में आपको जो डिफरेंस बताया गया था वो ये बताया गया था, मेनली मोटा मोटा आपको बताया गया था ना वहां पे, कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती है। अब उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रहे हैं।
एनर्जी कैरिड बाय वेव इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी ऑफ द सोर्स द एक्सेलरेटेड चार्ज। अब एक चलने के लिए जो एनर्जी है वेव में कहां से आ रही है, जो चार्ज जो इसका सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, यानी ये जो चार्ज है इसकी एनर्जी जो है वही एनर्जी वेव कैरी कर रही है। ठीक है, चैलेंजेस इन टेस्टिंग द नेचर ऑफ लाइट। अब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कैसे पता चले? लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो बहुत ही हाई है, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब हमने बोला कि चार्ज की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो यानी कि हमें चार्ज को ऑसिलेट करवाना पड़ेगा इतनी फ्रीक्वेंसी पे। इतना अपने पास उस वक्त आर्किटेक्चर था नहीं कराने का, इसलिए इनिशियली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट हुई वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में डिटेक्ट हुई, जैसे रेडियो वेव्स। ठीक है, जो कम फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लाइट का तो बहुत बाद में पता लगा कि वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कुछ हिस्ट्री की बात कर लें, एमसीक्यू आपको आ सकता है। जगदीश चंद्र बोस इन कैलकाटा प्रोड्यूस्ड एंड ऑब्जर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स with much shorter wavelength in a laboratory setting. Galileo Marconi in Italy followed Hertz's work and achieved the transmission of electromagnetic waves over long distances, marking the beginning of wireless communication. मार्कोनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लॉन्ग डिस्टेंस के अक्रॉस भेजा और वहीं से वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई। इंडिया में अगर बात करें तो कैलकाटा में जेसी बोस ने बहुत छोटी वेवलेंथ की 25 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करी अपनी लैब में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिबिट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं ये बात, एक बार फिर से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, वेव दोनों के परपेंडिकुलर चल रही है। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड दे आर ऑलवेज इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दोनों एक साथ कम होंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ कम होंगे, एक साथ बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा आप जानते हो कि वेव की इक्वेशन क्या होती है? वेव की इक्वेशन होती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा है, y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, आपकी बुक में के एक्स माइनस ओमेगा टी है तो उसी हिसाब से हम भी लिख लेते हैं। यहां पे y तो होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, a होता है एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, k होता है एंगुलर वेव नंबर 2π/लैम्डा, लैम्डा होती है इसकी वेवलेंथ, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/ टाइम पीरियड। ठीक है, तो दो चीजें ऑसिलेट कर रही हैं अब यहां पे, एक तो ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ऑसिलेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स बदल रहे हैं विद टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं एक्स में, ये एक्स एक्सिस है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी ये एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग ले लेते हैं कि E0 है। तो E0 साइन के Z क्यों लिखा है यहाँ पे X क्यों लिखा था? क्योंकि हमारी ये वेव X में चल रही थी, ये वाली वेव हमारी किस में चल रही है? Z में। तो E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी और BY, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड Y में है तो BY = B0, B0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, साइन KZ माइनस ओमेगा टी। ठीक, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यहां पे फॉर्मूले हैं। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ω/k। स्पीड ω/k क्यों होती है? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू आप रखो, किसी भी वेव की स्पीड ω/k होती है। ओमेगा की वैल्यू रखी 2π/t, k की वैल्यू रखी 2π/लैम्डा, 2π से 2π कट गया, लैम्डा ऊपर चला गया तो यह आएगा λ/t। λ/t मतलब एक टाइम पीरियड में लैम्डा लेंथ ही तो कवर करती है ना वेव, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे निकाली है? वो निकाली है 1/√μ0 × ε0 से। μ0 आपका हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 4π × 10⁻⁷, ε0 हो गया इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी 8.85 × 10⁻12। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट करो, इसे मल्टीप्लाई करो, इसका रूट लो और रेसिप्रोकल लो, यू विल गेट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकाली गई वो इस फॉर्मूले से निकाली गई। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। और इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, लेकिन हर मीडियम में डिफरेंट होती है क्योंकि हर एक मीडियम का इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू डिफरेंट है। किसी और मीडियम में अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड निकालनी है
तो वो होगी 1/√μm इंटू एप्सिलॉन m, मतलब उस मीडियम का मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी। ठीक है, E नॉट और B नॉट यानी जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के, वो रिलेटेड है B नॉट इक्वल टू E नॉट बाई C। सी जानते हो ना आप, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। बहुत ही कॉमन कांस्टेंट है फिजिक्स के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं हम तो, लेकिन हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यही होती है वैक्यूम में। ठीक, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लो, दो न्यूमेरिकल यहाँ पे हैं एनसीईआरटी के, बढ़िया इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं। 8.1 एग्जांपल, ध्यान से देखना। A plane electromagnetic wave of frequency 25 megahertz, मेगा मतलब 10⁶, travels in free space along the x direction. At a particular point in space, the time E is this. What is B at this point? E दिया है, B पूछा है, तो B अभी पीछे बोला E/C होता है, तो E/C। समझ गए? तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में है? एक्स में। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, आपकी जो वेव है वो एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जे कैप लिखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, और बचा क्या फिर जेड, यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी? जेड में। ठीक, अब यहां पे एक इक्वेशन दी है, बी वाई इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला साइन ओमेगा। देखो ऐसे वेव की इक्वेशन दी हो ना, बी आई किसी की भी, तो जो x के साथ लिखा है वो k है और जो t के साथ लिखा है वो ओमेगा है, यानी ये k है 0.5 × 10⁻³ और ये ओमेगा है 1.5 × 10⁻11। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? तो वेवलेंथ निकालने के लिए आप ये k है आपका, इसको 2π/λ के इक्वेट कर दोगे तो लैम्डा आपको मिल जाएगा, और फ्रीक्वेंसी के लिए आप टाइम पीरियड निकालो यहां से, इसको ओमेगा के इक्वेट करके, इसको ओमेगा के इक्वेट आपने कर दिया तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फिर वो कह रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में सिर्फ ई नॉट अलग होता है, बाकी सब कुछ तो सेम है पूरी वेव में। तो ई नॉट और बी नॉट का आपको रिलेशन पता है, तो ई नॉट होगा बी नॉट इंटू सी। तो बी नॉट यानी ये पहले वाला, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, ई नॉट की वैल्यू को आपने यहां रख देना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये आपका यहां पे हो गया। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से चार्ज को ऑसिलेट करा के हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिली, और हमने उन सबको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लगाकर ये पाया, जिसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां से अगर मैं चलूं तो ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में जा रहा हूं या इंक्रीजिंग वेवलेंथ में जा रहा हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपोजिट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर लर्न करना है इनको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में। या तो आप इनको लर्न करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, बट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको लर्न करना होगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे कम फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। बहुत सारे निमोनिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन्हें लर्न करने के लिए। एक मैं आपको बताता हूं, यहां से अगर आप स्टार्ट करो, रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल लाइट, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरेज एंड देन गामा रेज। रेजिंग मार्शियंस invaded Venus using X-ray guns। ये आप लर्न कर सकते हो, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। रेजिंग मार्शियंस इन्वेडेड वीनस यूजिंग एक्सरे गन्स, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लर्न हो जाएगा स्पेक्ट्रम। और यहां पे लिखा है टेलीविजन वेव्स, ये सिर्फ इसका एक एग्जांपल है, ये पूरा रेडियो वेव्स का पार्ट है। और रडार वेव्स लिखा है, ये भी एग्जांपल है, पूरा माइक्रोवेव्स का पार्ट है। अब एक एक करके स्पेक्ट्रम के सारे पार्ट्स के बारे में वो चीजें पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की, यानी लो फ्रीक्वेंसी पार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियो वेव्स आर जनरेटेड बाय एक्सेलरेटेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स।
कंडक्टिंग वायर्स में जब एक्सेलरेटेड चार्जेस मूव करते हैं तो वहां से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, इनकी प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। दे रिजल्ट फ्रॉम द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ चार्जेस सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन दीज वायर्स। यानी कि अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब चार्जेस जो है वो कंडक्टिंग वायर्स में एक्सेलरेट होते हैं, एक्सेलरेट होने का मैंने कहा सबसे आसान तरीका क्या है एक्सेलरेट करने का, ऑसिलेट करवाना। तो जब कंडक्टिंग वायर्स में बैक एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं देन दे प्रोड्यूस radio waves. Applications of radio waves. Radio waves are widely used in communication systems, particularly in radio and television. Radio and television communication में radio waves use होती हैं. They play a crucial role in transmitting audio and visual signals over long distances. तो रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होता है, मतलब ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंसेस में भेजने के लिए यूज होता है। अब इनकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको लर्न करनी होगी, मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको लर्न करनी होगी। रेडियो वेव स्पैन फ्रॉम 500 किलोहर्ट्ज टू अबाउट 1000 मेगाहर्ट्ज। पीछे स्पेक्ट्रम से आप सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज लर्न कर सकते हो, एमसीक्यू आ सकता है उसके ऊपर। रेडियो वेव्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में डिवाइडेड है। पहला है एएम। एएम का मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये कम्युनिकेशन के ऊपर आपका एक डिटेल चैप्टर था जो आखिरी चैप्टर था आपके सिलेबस में, बट वो कट चुका है, तो अदरवाइज आप उसमें इन सब बैंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ते। बट खैर इतना ही लर्न करना है, अच्छी बात है, कट गया है, कम लर्न करना है हमको। तो जो रेडियो वेव्स हैं वो उसको फर्दर बैंड्स में डिवाइडेड है। एक तो है एएम जिसका फुल फॉर्म है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड। इसमें फ्रीक्वेंसी आती है 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज। शॉर्टवेव बैंड्स यूज हायर फ्रीक्वेंसीज एक्सटेंडेड अप टू 54 मेगाहर्ट्ज। टीवी वेव्स ऑक्यूपाई द रेंज फ्रॉम 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज। द एफएम रेडियो बैंड फॉल्स बिटवीन 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। ये आप सब जो बैंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको लर्न कर लो अच्छे से, ठीक है। यूज ऑफ रेडियो वेव्स इन सेल्यूलर फोन्स। सेल्यूलर फोन्स में भी रेडियो वेव्स यूज होती हैं। सेल्यूलर फोन्स के लिए दे ऑपरेट इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। सेल्यूलर फोन्स के लिए जो वेव्स यूज हो रही है रेडियो वेव्स की, दे लाई इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जिसको बोलते हैं यूएचएफ। बस इतना इतना लर्न करना है आपने, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव रेडियो वेव से ऊपर अब हम आ गए हैं, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए थोड़ा। माइक्रोवेव्स आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ देन रेडियो वेव्स। शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी। दे हैव फ्रीक्वेंसीज इन द गीगाहर्ट्ज रेंज व्हिच मींस दे हैव अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस यूजिंग स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स सच एज क्लाइस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गम डायोड्स। वैक्यूम ट्यूब्स की हेल्प से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। दीज डिवाइसेस जनरेट एंड एम्पलीफाई माइक्रोवेव्स। इन डिवाइसेस से माइक्रोवेव्स को जनरेट भी किया जाता है और एम्पलीफाई भी किया जाता है। एम्पलीफाई मतलब उनका एम्पलीट्यूड बढ़ाना और एनर्जी बढ़ाना, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स यूज होती है रडार सिस्टम्स के अंदर। कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव्स जो हैं वो भेजी जाती हैं, और अगर किसी भी तरफ रास्ते में कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से टकरा के माइक्रोवेव वापस आ जाएगी, अदरवाइज वापस नहीं आएगी। तो इसी बेसिस पे रडार सिस्टम्स जो है वो एरोप्लेन्स वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। दूसरा, स्पीड गन्स में यूज होती हैं। स्पीड गन्स मतलब जैसे व्हीकल कितनी स्पीड से जा रहा है ना, उसको मेजर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास ये गन्स रहती हैं, उनमें भी माइक्रोवेव यूज होता है। और माइक्रोवेव ओवन से तो आप सब फेमिलियर हैं। माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है? in microwave ovens the microwaves are emitted at a frequency that matches with the resonant frequency of water molecules. water molecules जो हैं उनकी जो अपनी resonant frequency है, alternating current चैप्टर में आपने पढ़ा resonance frequency, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं, जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं, हम वही माइक्रोवेव, जो इस माइक्रोवेव के अंदर जो माइक्रोवेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी वही होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इससे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और उससे एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा होती है। इसलिए कोई भी चीज जिसमें पानी है वो इसकी मदद से गर्म की जा सकती है। प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड। अगली बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की, ठीक है। टाइटल कहां गया मैंने, अच्छा इसका टाइटल रह गया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड वेव्स आर जनरेटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंफ्रारेड वेव्स एमिट कर रहे हैं। दे आर फाउंड एट लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ एंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के लो फ्रीक्वेंसी वाले एंड पे, यानी कि इंफ्रारेड के बाद क्या शुरू हो जाएगा? रेड। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है विजिबल पार्ट में, तो रेड से भी कम फ्रीक्वेंसी के इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स एज हीट वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफन रेफर्ड एट हीट वेव्स। एमसीक्यू आ सकता है हीट वेव किसको बोलते हैं, बिकॉज इंफ्रारेड में दे हैव द एबिलिटी टू जनरेट हीट।
Most material including water molecule readily absorb infrared waves. When absorbed, these waves increase the thermal motion of molecules, effectively raising their temperature and warming their surrounding. जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स या कोई भी चीज इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, उनका थर्मल मोशन इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स, सॉरी ये टॉपिक होना चाहिए। फिजिकल थेरेपी, इंफ्रारेड वेव्स जो है वो ऑर्गन्स की थेरेपी में यूज होता है। मतलब अगर कहीं पर भी आपको हीट एनर्जी चाहिए किसी ऑर्गन को, ह्यूमन बॉडी के किसी ऑर्गन को ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, तो वहां पर आप रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि जो हीट वेव्स आती हैं सन की, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उन्हें ट्रैप करके रख लेते हैं और वापस नहीं जाने देते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये जो हीट वेव्स हैं, ये क्या है, किन की बात हो रही है? जब हम बोलते हैं सन की हीट ट्रैप कर ली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ने, तो वो हीट वेव्स कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। ठीक है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे घर पे रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, जब हम बटन दबाते हैं टीवी का चैनल कैसे चेंज हो जाता है? क्योंकि ये भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इनसे इंफ्रारेड वेव्स निकलकर टीवी में जाती हैं, वहां पर एक चार्ज है, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं, और वो चलने लगता है, जिससे उसमें करंट आ जाता है और फंक्शन परफॉर्म होता है। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए सैटेलाइट्स हमने लगाई हैं। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूटिलाइज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स बोथ फॉर मिलिट्री पर्पस एंड फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप ग्रोथ। विजिबल लाइट तो हम सब जानते हैं, विबग्योर। विजिबल लाइट इज द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट आवर आईज कैन डिटेक्ट। Humans can see visible light and it provides us with information about the world. Visible light की वजह से ही हम दुनिया को देख सकते हैं। Visible light spans from 4 into 10 की पावर 14 hertz 4 into 10 की पावर 14 hertz to 7 into 10 की पावर 14 hertz। ये फ्रीक्वेंसी रेंज है विजिबल लाइट की। It corresponds to a wavelength range of 700 nanometer to 400 nanometer. 700 nanometer red की, 400 nanometer violet की। Our eyes are sensitive to this specific range of wavelength, allowing us to see the world around us. हमारी जो eyes हैं वो सिर्फ इतना ही पार्ट देख सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, that is visible range वाला। ठीक है। Different animals have different sensitivity to various parts of electromagnetic spectrum. For example, snakes can detect infrared waves which are outside our visible range. Snakes जो है वो infrared waves भी देख सकते हैं, and many insects can see ultraviolet light. लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं? केवल visible part। ठीक। अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट की। अल्ट्रावायलेट रेज आर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज तो जस्ट मैं रीड कर सकता हूं आपके लिए, आपको लर्न ही करना पड़ेगा इसको। सोर्सेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक लैंप्स एंड वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स। द सन इज अ सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स ऑफ यूवी लाइट। आपको पता है कि जो सन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट करता है, बट मोस्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर लोकेटेड अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। बट मैक्सिमम जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, हम जानते हैं। इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशंस का क्या इफेक्ट है? यूवी लाइट हैज बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन। एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन कॉजिंग द स्किन टू टैन। टैनिंग हो जाती है। एक्सेसिव यूवी एक्सपोजर से सनबर्न और स्किन कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। Ordinary glass effectively absorb UV radiation, so UV rays do not pass through glass windows. UV radiations do not pass through glass windows. This means that you cannot get a tan or sunburn through a glass window. Protective measures. Welders जो welding करते हैं, they wear special goggles or face masks with UV resistant glass windows to shield their eyes from the intense UV produced during the welding. Welding के दौरान, क्योंकि वेल्डिंग से भी बहुत ज्यादा हॉट रहता है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है जिस जगह की वेल्डिंग हो रही है उसकी, तो वहां से भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। तो आपने देखा होगा वो ग्लास विंडोज या गॉगल्स यूज करते हैं, स्पेक्स यूज करते हैं, गॉगल्स यूज करते हैं। वो स्पेशल गॉगल्स हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को उनकी आंख में पहुंचने से रोकते हैं। ड्यू टू इट्स शॉर्ट वेवलेंथ, यूवी रेडिएशन कैन बी फोकस्ड इनटू अ नैरो बीम फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशंस लाइक लासिक आई सर्जरी। आई सर्जरी में यूज होती है।
UV lamps are used in water purifiers to kill germs and make water safe to drink. Importance of ozone layer. The ozone layer in the Earth's atmosphere plays a crucial protective role by absorbing and blocking a significant portion of harmful UV radiation. The depletion of ozone layer primarily due to substances like chlorofluorocarbons, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जो पॉल्यूटेंट्स में हमारे पाए जाते हैं ये, ठीक है। एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरे इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइंग बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट रीजन, और हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए अब हम। दे हैव वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 10 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर। एक्सरेज आर कॉमनली नोन फॉर देयर मेडिकल एप्लीकेशंस। One common method to generate X-rays is by bombarding a metal target with high energy electrons. किसी भी मेटल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से अगर बम्बार्ड करेंगे तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। एक्सरेज आर वैल्यूबल इन मेडिसिन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड फॉर ट्रीटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। एक्सरेज जो है वो रेडिएशन थेरेपी में यूज होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। और इसमें देखो एमसीक्यू आया हुआ है कि कौन सी रेडिएशंस हैं जनरेट होती हैं जब एक मेटल टारगेट को इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं। However, it's crucial to use X-ray cautiously because they can damage living tissues and organisms. Harmful भी हैं X-rays. Careful measures are taken to avoid unnecessary or excessive exposure to X-ray in medical procedures. बहुत प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ता है। गामा रेज सबसे हाई फ्रीक्वेंसी में आ गए अब हम। गामा रेज आर अनदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट लाइज इन द अपर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम। दे हैव एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत शॉर्ट वेवलेंथ of about 10 की पावर -8 meter to less than 10 की पावर -13 meter. Sources of gamma rays. Gamma rays are produced in nuclear reactions including those in nuclear power plants and during nuclear decay process. इसके बारे में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर वाले चैप्टर में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी गामा रेज जो है वो एमिट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गामा रेज. गामा रेज आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. Radiation therapy involving gamma rays is a common approach for cancer treatment. ठीक, तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की यहाँ पे पढ़ना जरूरी था, इसलिए सब कुछ मैं लिख के ले आया हूं, बट बहुत कॉमन सी चीजें, रटने वाली चीजें, इसलिए इनको बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया। स्टार्टिंग का जो पार्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, जहां पर आपको इक्वेशन बताई जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना, नोट्स डाउनलोड कर लो मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल से या मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप से। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।